नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद चलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का और जानेंगे प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरें। और दौरा डीडवाना में 1 दर्जन कार्यक्रमों में सीएम राजे ने की शिरकत। 737 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तो डीडवाना के लोगों को मिली खारे पानी से मुक्ति। नागौर के डीडवाना पहुंची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज क्षेत्र की जनता से किया वादा पूरा करते हुए डीडवाना की जनता को हिमालय के मीठे पानी की सौगात दी। इसके साथ ही डीडवाना वासियों की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मांग आज पूरी हो गई। पीढ़ियों से खारे पानी और फ्लोराइड की गंभीर समस्या से त्रस्त डीडवाना के लोग मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही सौगात का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कई अन्य बड़ी सौगातें क्षेत्र की जनता को सौंपी। सीएम राजे ने 5 विभागों की 737 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। डीडवाना पहुंचने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बस टर्मिनल का शिलान्यास किया, जिसके बाद कलश यात्रा को पूजन कर रवाना किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सालासर रोड पर पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद लाडनू रोड पर आरओबी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भीमराव अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सीएम राजे बांगड़ अस्पताल पहुंची, जहां पर अस्पताल के अपग्रेडेशन के कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस मौके पर मिर्धा पार्क में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम राजे ने शाम को बांगड़ गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को संबोधित भी किया। चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को समय पर पूरा नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं। डीबी गुप्ता का बतौर चीफ सेक्रेटरी सचिवालय में आज पहला दिन था। इस दौरान उन्होंने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। समय कम है, काम अधिक है। अफसरों को टारगेट दे दिए गए हैं। लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। राज्य के विकास के लिए जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर काम करेंगे। आज सचिवालय में दिन भर चीफ सेक्रेटरी को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। डीजीपी ओपी गल्होत्रा, वित्त विभाग के एसीएस मुकेश शर्मा समेत बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स ने डीबी गुप्ता को बधाई दी। आरएस एसोसिएशन के पदाधिकारी भी सचिवालय पहुंचे और चीफ सेक्रेटरी को बधाई दी। साउथ वेस्टर्न कमांड की ओर से पिछले 2 माह से युद्धाभ्यास निरंतर जारी है। महाजन शूटिंग रेंज में इस अभ्यास को करीब 20,000 से अधिक सैनिक कर रहे हैं। इसके अंदर थल सेना और वायु सेना की फोर्स लगी हुई है। भारतीय सेना में जयपुर की सप्त शक्ति कमांड की ओर से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विजय प्रहार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। 9 अप्रैल को होने वाले युद्ध अभ्यास में सेना की कई आधुनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में जमीनी और हवाई युद्ध संसाधनों को एक साथ इस्तेमाल कर नई युद्ध तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी। 61 कैवेलरी ग्राउंड में इस युद्ध अभ्यास को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ब्रिगेडियर अनिल गौतम ने बताया कि ये युद्ध अभ्यास रेगिस्तान की तपती मिट्टी में होगा, जिसमें सेना की कुशलता को आजमाया जाएगा। जो हथियार सेना इस्तेमाल करती आ रही है, उन्हीं में नई तकनीक को जोड़कर एक रणनीति के आधार पर ये प्रशिक्षण देखा जा सकेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 21 कर्मचारियों को दिखाया नौकरी से बाहर का रास्ता। 9 साल बाद गिरी कर्मचारियों पे गाज। इन सभी कर्मचारियों की बैकडोर से हुई थी एंट्री। आज जस्टिस मनीष भंडारी की अदालत ने कर्मचारियों की नियुक्ति को ठहराया अवैध। इन सभी कर्मचारियों की साल 2009 में कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी।
इसके 1 महीने बाद इन कर्मचारियों को नियमित भी कर दिया गया था और करीब 9 साल में इनमें से कई कर्मचारी 2 बार पदोन्नति भी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन त्रिलोक चंद सैनी की याचिका पर आज जस्टिस M.N. भंडारी की अदालत ने इन सभी कर्मचारी की नियुक्ति को अवैध ठहराया। अपने ऑर्डर में अदालत ने साफ किया है कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे हाईकोर्ट में की गई थी। इसके लिए ना तो आवेदन मांगे गए, ना ही किसी तरह की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू कॉल किए गए थे। ऐसे में इनकी नियुक्ति को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। त्रिलोक चंद सैनी ने 2009 में ही इन कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराने की याचिका लगाई थी, लेकिन करीब 9 साल बाद इस पूरे मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। हालांकि कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आगामी होने वाली भर्ती में इन कर्मचारियों को आयु में छूट दी जाएगी, जिससे कि एक बार फिर से वैध तरीके से हाईकोर्ट में नौकरी पा सके। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बेरोजगार नर्सेज ने आज राजधानी जयपुर में एक विरोध रैली निकाली। बाईसगोदाम सर्किल से लेकर विधानसभा तक निकाली गई इस रैली में बेरोजगार नर्सेज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ऑल राजस्थान मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव भरत बेनीवाल के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में इन नर्सेज की मांग थी कि हाल ही में राज्य सरकार ने जो 4500 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं, उन्हें लिखित परीक्षा के जरिए RPSC द्वारा ही भरा जाए। इन लोगों का यह कहना है कि संविदा पर लगे हुए वर्ष 2013 से जो पुराने नर्सिंग कर्मचारी हैं, यदि उन्हें बिना लिखित परीक्षा दिए अवसर दिया जाता है तो जो नए नर्सिंग छात्र हैं उन्हें भर्ती में बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलेगा। इनका यह भी कहना है कि 13,000 से ज्यादा जो भर्तियां सरकार ने आने के साथ ही घोषणा की थी, उनको अभी तक भर्ती नहीं किया गया है, जबकि पूरे प्रदेश में करीब 13,000 नर्सेज के पद रिक्त पड़े हैं। साथ ही इनका यह भी कहना है कि PPP मॉडल पर जो नर्सिंग का जो काम देने का काम चल रहा है, उसे भी बंद किया जाना चाहिए और साथ ही शिफू की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट भी अब तक घोषित नहीं किया गया है। नॉर्दर्न बाईपास में प्रभावित किसानों के मुआवजे पर सियासत हुई तेज। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को दिया समर्थन। सरकार पर लगाए किसान विरोधी होने के आरोप। कोटा में नॉर्दर्न बाईपास से प्रभावित किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जमीन के बदले जमीन और उचित मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब सियासी रंग लेने लगा है। धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस नेताओं के साथ पूर्व मंत्री भरत सिंह भी पहुंचे और सरकार पर किसानों के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए आंदोलनरत किसानों को समर्थन देने की घोषणा की। वहीं किसानों के मुद्दे को सियासी रंग देने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी धरना स्थल पहुंचे और किसानों के साथ आंदोलन में खड़े रहने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें, कोटा को बाईपास करते हुए 12 रोड को सीधे जयपुर रोड से जोड़ने के लिए नॉर्दर्न बाईपास का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका आधे से ज्यादा निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन करीब 50 किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। स्थानीय विधायक भवानी सिंह राजावत भी लगातार केंद्र और राज्य सरकार से किसानों को राहत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मेहनत अब तक रंग नहीं ला सकी है। उदयपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर किसानों ने डाला महापड़ाव। सरकारी नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए सरकार पर साधा जमकर निशाना। 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर सरकार को दिया अल्टीमेटम। किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं लंबित मांगों को लेकर सरकार के विरोध में आज उदयपुर में सैकड़ों किसानों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पर महापड़ाव डाला। अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान टाउन हॉल से जुलूस के रूप में संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। महापड़ाव में सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं किसान नेताओं ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर किसानों के कर्ज को तुरंत माफ करने और वन अधिकार के तहत पट्टे देने की मांग की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने 3 दिवसीय नागौर दौरे के तहत आज नागौर जिले के जाइल पहुंची। जाइल में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और जाइल विधानसभा क्षेत्र के 120 गांवों को मीठे पानी की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आज जाइल विधानसभा क्षेत्र के कटौती गाँव पहुँची, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने समाज सेवी स्वर्गीय गणपतराम चोइल के परिवार से मुलाकात की और समाज सेवी चोइल के निधन पर परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चोइल के पुत्र व परिवार की महिलाओं से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कटौती गांव की महिलाओं से भी मुलाकात की और उनके साथ काफी देर तक अपना वक्त बिताया।
कटौती गांव के दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाइल पहुंची और जाइल में पंप हाउस पर जाकर मुख्यमंत्री ने पंप हाउस का बटन दबाया और बटन दबाते ही इंदिरा गांधी नहर का पानी जाइल के पंप हाउस पहुंचा और इसके बाद जाइल विधानसभा क्षेत्र के 120 गांवों में इतिहास में पहली बार नहरी पानी की सप्लाई शुरू हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, जाइल विधायक मंजू बागमार, जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल सहित अधिकारियों को इस मौके पर बधाई दी। आदेशों की बार बार अवहेलना करना हिंडौन सिटी के नगर परिषद आयुक्त को भारी पड़ा है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने नगर परिषद आयुक्त को 10,000 के जमानती वारंट से तलब किया है। इतना ही नहीं, आयुक्त द्वारा जवाब पेश किए जाने के बाद आयोग उस पर विचार करेगा और अगर जरूरी हुआ तो विभागीय कार्रवाई से दंडित करने की अनुशंसा भी करेगा। मामला आयोग में साल 2013 में दर्ज करवाए गए एक परिवार से जुड़ा है। मामला नगर परिषद से ऋण लेने के प्रार्थना पत्र से संबंधित था, लेकिन नगर परिषद ने मीना परिवार देके ही आयोग में बंदर पकड़ने के ठेके संबंधी रिपोर्ट आयोग में पेश कर दी। आयोग ने इसके बाद आयुक्त को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए और बार बार अवसर भी दिए, लेकिन अब तक आयुक्त ने यह रिपोर्ट आयोग में पेश नहीं की। आयोग ने फरवरी 2018 में नगर परिषद आयुक्त पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाते हुए 13 मार्च को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए और पालना नहीं किए जाने पर अतिरिक्त हर्जाना लगाए जाने और जमानती वारंट से तलब करने की चेतावनी भी दी, लेकिन बावजूद इसके न तो आयुक्त ने रिपोर्ट भेजी और न ही हर्जाने की राशि जमा करवाई। अब आयोग ने 22 मई को आयुक्त को हाजिर करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है और करौली SP को वारंट तामील करवाने को निर्देशित किया है। वहीं स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को आयुक्त के वेतन में से 10,000 की राशि काटकर आयोग में DD जमा करवाने को निर्देशित किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के ACS और निदेशक के साथ ही करौली जिला कलेक्टर और SP को आदेश की प्रति भेजी गई है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि नगर परिषद की लापरवाही के चलते आयोग का 4 साल का समय बर्बाद हुआ है। सूर्यनगरी जोधपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप, इंसान ही नहीं जानवर भी हुए गर्मी से बेहाल। माचा सफारी पार्क में जानवरों को राहत दिलाने के लिए किए गए विशेष इंतजामात। डॉक्टर श्रवण सिंह और उनकी टीम ने किए विशेष इंतजाम। सूर्यनगरी जोधपुर में सूर्यदेव की तेज किरणों के चलते लगातार पारा ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ इंसान ही नहीं जानवर भी गर्मी से परेशान है। इस गर्मी के चलते माचा सफारी पार्क में जानवरों का जीवन बेहाल हो गया है। पशु चिकित्सक डॉक्टर श्रवण सिंह राठौड़ और उनकी टीम ने शेर, चीता और अन्य जानवरों को स्नान करवाया। इसके साथ ही जानवरों के पिंजरे में बालू रेत डाली गई, जिन्हें सुबह सुबह ही गीला कर दिया जाता है ताकि जानवर ठंडक में आराम से बैठ सके और आने वाले पर्यटकों को जानवर दिख जाए। चूरू में सूरज के तीखे तेवर से लोग हुए बेहाल। मई के पहले ही दिन पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार। गर्मी के सितम के चलते सड़कों पर दिन भर पसरा रहा सन्नाटा। रेतीले दौरों के बीच बसे चूरू में गर्मी के तीखे तेवर बने हुए हैं। चूरू जिला आज भी भीषण गर्मी की जद में रहा। मौसम विभाग ने यहाँ अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री दर्ज किया है। मई महीने के पहले ही दिन गर्मी के तल्ख तेवरों से ये बात तय है कि आने वाले दिनों में यहाँ गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। साल 2016 में 19 मई को 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए चूरू का तापमान 50.2 डिग्री दर्ज किया गया था। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच महज 19 डिग्री का फर्क रह गया है। भीषण गर्मी से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। आसमान से बरसती आग ने लोगों को घरों में रहने पर किया मजबूर। वहीं पानी की किल्लत को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। आसमान से बरसती आग ने लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया है। पिछले 2 दिनों से अजमेर में पड़ रही गर्मी ने 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 43 डिग्री के पार पहुंचे पारे के बाद सड़कें और बाजार सूने हो गए, लेकिन जिन लोगों को जरूरी काम से आना पड़ा वे भी पेय पदार्थों की दुकानों पर जाकर गला तर कर अपने आप को इस भीषण गर्मी से बचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस बढ़ती गर्मी के बाद शहर में हो रही पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। इसको लेकर भी आज जलदाय विभाग के दफ्तर पर लोगों ने मटके फोड़े व नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों ने कहा कि 90 घंटे के अंतराल में पानी सप्लाई हो रही है, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा। पानी की समस्या से निजात नहीं मिलने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। राजस्थान में चुनावी साल का बिगुल बजने के साथ साथ ही सरकार ने मंदिर पर राजनीति का दौर शुरू कर दिया है। राजस्थान के अंदर मंदिर माफी से जुड़े हुए मसलों को लेकर के सरकार की गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की 3 बैठकें हो चुकी है आयोजित। आज तीसरी बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा, लेकिन सरकार की मंशा है कि मंदिर माफी के जमीन से जुड़े मसलों को जल्द सुलझाया जाए।
राजस्थान में चुनाव का बिगुल बजने के साथ साथ ही राजस्थान की भाजपा सरकार ने अब मंदिर पर राजनीति शुरू कर दी है। दरअसल राजस्थान के अंदर मंदिर माफी से जुड़े हुए मसलों को लेकर के एक लंबी फहरिस्त चल रही है, जिनके सुलतारे को लेकर के अब राज्य सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है, जिनकी 3 बैठकें अब तक आयोजित हो चुकी है। सरकार की मंशा है कि मंदिर माफी की जमीन पर हुए कब्जे, दुकान और आवास बने हुए हैं, जिनका नियमन किस प्रकार से किया जा सके, इसको लेकर के सरकार की ओर से बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक मंदिर माफी की जमीन से जुड़े मसलों को लेकर के पुजारियों से और आम जनता से राय ली जा चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति में आने वाली 15 तारीख को कोई ठोस निर्णय करेगी, जिसके बाद में मंदिर माफी से जुड़े हुए मसलों से जुड़े हुए लोग राजस्थान के अंदर किस प्रकार से वोट बैंक में तब्दील हो सके, ये भाजपा सरकार की मुख्य रूप से इस मामले पर मंशा है। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में देवदा गाँव के लोगों ने अपने घरों में गुल्लक लगा रखे हैं। प्रत्येक परिवार रोजाना कम से कम 1 रुपया इनमें डालता है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, यह बचत गांव वाले खुद के लिए नहीं बल्कि स्कूल के विकास के लिए करते हैं। बड़ी सादड़ी से 5 किलोमीटर दूर देवदा राजकीय विद्यालय में 3 महीने पहले स्कूल विकास समिति की बैठक हुई, जिसमें स्टाफ ने गांव के एक दिन 1 रुपया दान का प्रस्ताव रखा, जिसके आधार पर तय हुआ कि हर परिवार में गुल्लक के रूप का स्टिकर लगा डिब्बा रखा जाएगा। गाँव में करीब 125 घर और स्कूल में 170 बच्चे नामांकित है। अब तक 100 घरों में डिब्बे लगाए जा चुके हैं, जिसमें ग्रामीण रोज कम से कम 1 रुपये डिब्बे में डालते हैं। महीना खत्म होते ही राशि समिति के बैंक खाते में जमा करा दी जाती है। यह शुल्क विद्यालय के विकास में सहयोग लिया जाता है, जिससे यहाँ कई प्रकार की सुविधाओं के साथ ही हरियाली के लिए पेड़ लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, रंग रोगन के साथ बच्चों को लुभाने के लिए कार्टून के चित्रों को भी दीवारों पर बनाया गया है। ऐसा करने के पीछे विद्यालय परिवार की मंशा है कि गाँव का प्रत्येक परिवार विद्यालय को अपना मानकर उससे भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाए। इससे हर व्यक्ति अपने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने के लिए भी भेजेंगे। प्रदेश में प्री बीएसटीसी परीक्षा 6 मई को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 6,52,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 1856 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा की तैयारी को लेकर गोविंद गुरु विश्वविद्यालय ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज व्यवस्थाओं को लेकर खास बैठक आयोजित की गई। परीक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। विश्वविद्यालय को इस परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी का जिम्मा दिया गया है। परीक्षा की तैयारी को लेकर 12 जिलों के कोऑर्डिनेटर के साथ आज विश्वविद्यालय के कुलपति कैलाश सोढ़ानी ने बैठक ली। साथ ही परीक्षा आयोजन से संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी ने बताया कि इस परीक्षा में 80,000 कर्मचारी तैनात होंगे। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एडमिशन कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। परीक्षा के दौरान दी जाने वाली OMR शीट पर अभ्यर्थियों की सभी जानकारी मौजूद रहेगी। साथ ही परीक्षा में सुरक्षा की खास व्यवस्था होगी। इस परीक्षा के साथ ही 30 जून से पहले काउंसलिंग कर अभ्यर्थियों को सीटें अलॉट कर दी जाएगी। एटीएम लूट की नाकाम सनसनीखेज वारदात आई सामने। सावर कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को बारूद से उड़ाया, लेकिन नहीं लूट पाए कैश। अजमेर जिले के सावर कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने एटीएम केबिन को ही बारूद से उड़ा दिया। घटना सावर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ पर हुई। ब्लास्ट से केबिन पूरी तरह धराशायी हो गया, वहीं एटीएम मशीन के भी टुकड़े हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर केकड़ी और सावर थाना पुलिस पहुंची। अजमेर से बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा और साक्ष्य जुटाने शुरू किए। बताया जा रहा है कि अब 2 अज्ञात युवकों ने माइंस ब्लास्ट में काम में आने वाले बारूद से ये धमाका किया। झुंझुनू में एक बैंक के कैशियर को लूटने का प्रयास किया गया। बाइक पर सवार होकर आए लुटेरों ने उसके गोली मार दी, 2 गोली लगी और घायल हो गया, लेकिन लोगों की सूझबूझ से जो पैसा था वो सेफ रह गया। इसके बाद घायल अवस्था में कैशियर को सीकर के लिए रेफर कर दिया गया। कैशियर मणकसास की बैंक का था। झुंझुनू के उदयपुरवाड़ी क्षेत्र में मणकसास स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कैशियर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हमलावरों ने 2 फायरिंग किए, इसमें एक गोली कैशियर को लगी और दूसरी गोली नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक बैंक का कैशियर 5 लाख रुपए का केस लेकर उदयपुरवाटी से मणकसास जा रहा था। एक बाइक पर सवार 3 लुटेरों ने उदयपुरवाटी से ही हेमंत का पीछा शुरू कर दिया। जहाज के पास आकर हेमंत को इन पर शक हुआ तो उसने अपनी बाइक रोकी और पास की गौशाला में छुपने की कोशिश की, लेकिन जो ही हेमंत ने बाइक रोकी, हमलावरों ने भागते हुए हेमंत पर गोली चला दी, जिससे हेमंत घायल हो गया। इसके बाद ही हेमंत ने पैसों से भरा बैग नहीं छोड़ा और गौशाला की ओर भागने लगा। हमलावरों ने एक और फायर किया, लेकिन वह हेमंत को पास से निकल गया। हमलावरों ने बैग हाथ में भी ले लिया था, लेकिन हल्ला होने के कारण बैग छोड़कर वो मौके से फरार हो गए। जोधपुर जिले में 8 अलग अलग घटनाओं पर फायरिंग करने वाले एक कुख्यात हिस्ट्री शूटर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों शूटर शहर में अलग अलग फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देकर नागौर जिले के घाणी में छुपे हुए थे, जहां पुलिस ने दोनों गिरफ्तार कर लिया है
पिस्टल व गाड़ी बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जोधपुर जिले में 2 दिन पहले 8 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देकर 2 हिस्ट्री शीटर फरार हो गए थे। दरअसल झवर इलाके में शराब की दुकान पर मामूली बात को लेकर सूरज टूडी व विकास नाम के हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दी थी। झवर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दोनों हिस्ट्री शीटर 8 अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटना कर चुके थे। 2 दिन की मेहनत के बाद झवर पुलिस ने आखिरकार नागौर जिले के घाणी से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों से पिस्टल व गाड़ी बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान अलवर में हुई हिंसा के मामले में आज एक दलित नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दलित नेता पर आरोप है कि उसके द्वारा अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और जो उत्तेजित भीड़ को आक्रोशित करने का आरोपी माना है। दलित नेता सूरजमल करदम को आज गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं दलितों पर फायरिंग करने के आरोपी दीपक उर्फ गोलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। अलवर पुलिस ने 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आंदोलन के संयोजक सूरजमल करदम को आज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 60 फीट रोड पर आंदोलनकारी अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोगों पर फायरिंग करने के आरोपी दीपक उर्फ गोलू को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सूरजमल करदम की गिरफ्तारी के विरोध में दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और अनुसूचित जनजाति के नेताओं ने आज कोतवाली पहुंचकर अधिकारियों से बात की और गिरफ्तारी का विरोध जताया। इसके बाद अधिकारियों ने समझाइश के बाद सभी लोग वापस चले गए। सूरजमल करदम को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के जेठाना गांव स्थित कुएं में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान जिले के सेमलिया पंड्या गांव निवासी नीलम पाटीदार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सेमलिया पंड्या गांव निवासी विवाहिता नीलम पाटीदार 29 अप्रैल को पति के साथ अपने पीहर जेठाना आई थी और अपनी सहेली से मिलने के लिए शाम को घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक नीलम घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी नीलम के नहीं मिलने पर परिजनों ने सागवाड़ा थाने में नीलम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इधर मंगलवार को नीलम का शव जेठाना गाँव के पास कुएं में दिखाई दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर सागवाड़ा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है, वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में रिंग रोड परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी भले ही NHAI के पास आ गई हो, लेकिन पूर्व में निर्माण कार्य कर रही कंपनी सेंट जोस सुप्रीम और जेडी के बीच विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया है। यही वजह है कि पिछले दिनों जेडी ने एक नोटिस भी सेंट जोस सुप्रीम कंपनी को जारी किया है और जल्द ही विवाद सुलझाने की मांग रखी है। जयपुर की रिंग रोड परियोजना, जिसके निर्माण की रफ्तार जेडी की वजह से धीमी पड़ी, तो सरकार ने निर्माण का जिम्मा NHAI को सौंप दिया। इस दौरान जेडी के निर्देश पर पूर्व में काम कर रही कंपनी सेंट जोस सुप्रीम के साथ जेडी का कई मुद्दों को लेकर सेटलमेंट भी हुआ। इसी सेटलमेंट के तहत यह भी तय हुआ कि परियोजना क्षेत्र में रखे आरी ब्लॉक्स, स्टोन डस्ट, सैंड, स्टोन एग्रीगेट समेत अन्य निर्माण सामग्री भी जेडी की होगी। लेकिन हकीकत यह है कि सेंट जोस सुप्रीम कंपनी ने अपने वेंडर्स को बकाया का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते वेंडर्स निर्माण सामग्री जेडी को उठाने नहीं देते। ऐसे में अब जेडी ने बीते दिनों इस कंपनी को एक नोटिस जारी कर डाला है, जिसमें चेताया गया है कि यदि सामग्री उसे नहीं लेने दी गई तो करीब 2 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि निर्माण सामग्री के पेटे बैंक गारंटी की 15 करोड़ रुपए की राशि में से काटी जाएगी। नोटिस में यह भी हवाला दिया गया है कि निर्माण सामग्री के पेटे करीब 2 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि का क्लेम सेंट जोस कंपनी की तरफ से किया गया था, जो कि सेटलमेंट में कंपनी के पक्ष में पास भी हुआ था। ऐसे में कंपनी की जिम्मेदारी है कि पूरी निर्माण सामग्री जेडी को सौंपी जाए। 2 कारों की टक्कर में एक की मौत, 8 घायल। जाजपुर मांडलगढ़ मार्ग पर भवानीपुरा के पास हुआ हादसा। लोहारिया गांव का एक परिवार सांवरिया जी दर्शन के लिए जा रहा था। भीलवाड़ा जिले में जाजपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुरा ग्राम के पास 2 कारों की हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 3 महिलाओं सहित 8 अन्य लोग घायल हो गए। लोहारिया गांव का एक परिवार कार से सांवरिया जी दर्शन के लिए जा रहा था कि भवानीपुरा के पास अन्य कार से इनकी कार टकरा गई। दुर्घटना में मांडलगढ़ निवासी ज्ञानमल हिंगड़ की मौके पर ही मौत हो गई और पन्नालाल मीणा, ओम प्रकाश, गणपत माली, गीसी देवी, विनीता और आशा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जाजपुर राजकीय चिकित्सालय से रेफर कर दिया गया। दुर्घटना में कमलेश देवी, टीकमचंद मीणा और हुक्म सिंह भी घायल हुए। दुर्घटना की सूचना पर जाजपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया और मृतक के शव का राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। न्यायालय की रोक के बावजूद अवैध रूप से बजरी के दोहन का नहीं थम रहा है सिलसिला। सवाईमाधोपुर जिले में अवैध रूप से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली अथवा ओवरलोड वाहन लगातार दे रहे हैं दुर्घटनाओं को अंजाम।
गंगापुर सिटी में अवैध रूप से बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार की हुई मौके पर ही मौत। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में अवैध रूप से बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जहां पर बाइक सवार निजाम खान की मौके पर ही मौत हो गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जहां पर पूर्व संसदीय सचिव रामकेश मीणा भी पहुंचे। पूर्व संसदीय सचिव रामकेश मीणा ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के चलते अवैध रूप से बजरी के दोहन का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज सैकड़ों की तादाद में डिग्रीधारी इंजीनियर्स ने विधानसभा की तरफ कूच किया और धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि सरकार इनकी वेतन विसंगति को दूर करे और कम से कम 4800 पे ग्रेड को सुनिश्चित करे। इन्होंने बताया कि वेतन में इनकी हालत 3rd ग्रेड के टीचर से भी बुरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर राज्य के इंजीनियर्स ने विधानसभा तक रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सरकार इनकी वेतन विसंगति को दूर करे और ग्रेड पे 4800 निर्धारित करे। इन्होंने बताया कि इनकी माली हालत एक 3rd ग्रेड टीचर से भी बदतर है और ये रोजमर्रा की जरूरत इंजीनियर होते हुए भी पूरी नहीं कर पा रहे। हालांकि इनका कहना है कि ये कई बार सरकार के सामने अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को लगातार अनसुनी कर रही है। बीकानेर शहर में आज का दिन रहा धरने और प्रदर्शनों के नाम। 1 मई मजदूर दिवस पर अनेक संगठनों की ओर से शहर में किए गए सरकार के खिलाफ धरने और प्रदर्शन। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत की ओर से आज जिला कलेक्ट्रेट पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया और उसमें संविदा कर्मियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग रखी गई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार समय रहते इन सभी संविदा कर्मियों की जायज मांगों को पूरा करे, वहीं NRHM संविदा कर्मियों पर किए गए झूठे मुकदमों को भी वापस ले। तो दूसरी ओर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से भी आज जिला कलेक्ट्रेट पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के साथ किसानों का कर्जा माफ करने के लिए धरना व प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही भुजिया श्रमिक संगठनों की ओर से भी जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया। भुजिया श्रमिकों की जायज मांगों को नियोजक पूरा नहीं कर रहे हैं। समय रहते हुए यदि भुजिया श्रमिकों की मांगों को पूरा नहीं किया गया जाता है, तब तक उनका धरना और प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा।